विश्व शांति दर्शन चैनल पर चल रहे एंडाउमेंट लेक्चर सीरीज में सुनते हैं प्रख्यात चिंतक एवं राजकीय अभ्यासक आरिफ अहमद खान जी को। आरिफ जी पहली बार संसद भवन में सांसद बनकर पहुंचे तब उनकी आयु थी सिर्फ 26 साल। उसके बाद उन्होंने अपने करियर में अलग अलग जिम्मेदारियां बड़ी लगन और निष्ठा के साथ निभाई हैं। आरिफ जी ने इस्लाम के पुनर्गठन के लिए किया हुआ काम आज भी नवाजा जाता है, धर्म चाहे कोई भी हो। उन्होंने हमेशा अपनी किताबें और अपने लेक्चर्स में इंसानियत को बढ़ावा दिया है। वे अपनी पत्नी के साथ विकलांग लोगों के लिए समर्पण नामक संस्था भी चलाते हैं। आज आरिफ अहमद खान केरल के राज्यपाल का कारोबार बड़ी सफलता के साथ संभाल रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरा मानना यह है, और बहुत मैं दिल से कह रहा हूं ईमानदारी से, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाद का विषय नहीं है। ये तो सही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा है। आर्टिकल 44 of the Constitution under the chapter of directive principles, which says, अब ये संविधान का एक प्रावधान है भाई। चुनाव जीतने के बाद तो संविधान की शपथ लेनी ही होती है, चुनाव लड़ने के लिए भी संविधान की शपथ लेनी होती है, और शपथ ना भी लीजिए तो भी नागरिक की हैसियत से संविधान के आदर्शों और संविधान के मूल्यों का आदर करना हम सबका दायित्व है, नेशनल ड्यूटी है। इसे विवाद का विषय कैसे बना सकते हैं? ये विवाद का विषय नहीं है। आर्टिकल 44 सेज, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये तो राष्ट्र क्या कहा, ये जुडिशियली एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन क्या कहा है कॉन्स्टिट्यूशन ने? कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि the provisions contained in this part, that is directive principles, shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are fundamental in the governance of the country, and it shall be duty of the state to apply these principles in making laws. यूनिफॉर्म सिविल कोड अब से पहले बनना चाहिए था, आज बने या आने वाले सालों में बने, उस पर दो राय हो सकती है, लेकिन जब तक ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, इस पे विवाद कैसे हो सकता है? विवाद नहीं हो सकता इसके ऊपर। हां, इतनी ही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ये माना कि इसके लिए शायद कुछ कदम उठाने की जरूरत है इसको लागू करने से पहले। वो क्या हो सकते हैं कदम? वो कदम हो सकते हैं, हमारे लोग अभी उनके अंदर शिक्षा नहीं है, उनको भड़काया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि तुम्हारे अपने धर्म की जो मान्यताएं हैं उसके मुताबिक तुम नहीं चल सकोगे, उससे तुम्हें रोक दिया जाएगा। अगर मैं एजुकेट कर दूं लोगों को, फिर उसके बाद मुझे उसका कोई डर नहीं रहेगा। इफ एनीबडी फील्स इनसिक्योर, देन इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर नोबडी फील्स इनसिक्योर about his faith, about his safety. I'm using the wrong terms. About her faith, about her safety, security. Maybe we shall traverse the path or make arrangements which are adequate or necessary for taking this step. जब तक हम उस जगह पहुंचे तब तक हम ये कहें अभी नहीं, इसमें अभी और 2 साल, 3 साल, 5 साल की जरूरत है, वो मैं समझ सकता हूं। लेकिन गवर्नमेंट तो कुछ कह नहीं रही अभी तक। हम भी जो डिबेट यहां कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है। गवर्नमेंट ने नहीं लिया कोई इनिशिएटिव, ये तो लॉ कमीशन ने लोगों की राय जानने की कोशिश की।
और लॉ कमीशन में गलतफहमी में मत आइएगा। एक तो लॉ कमीशन जो है वो किसी पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत नहीं बनाया गया। आपके यहां लॉ डिपार्टमेंट तो है ना, तो यहां पे लॉ वाले होंगे। वो लॉ कमीशन की रिपोर्ट को गवर्नमेंट के लिए ये भी जरूरी नहीं होता कि वो पार्लियामेंट में सदन के पटल पर रखे। आज तक 370 रिपोर्टें लॉ कमीशन दे चुका है। गवर्नमेंट ने कुल 7 रिपोर्टों का कॉग्निजेंस लिया, ओनली 7। जब से लॉ कमीशन बना है, दे हैव सबमिटेड 370 रिपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ ओनली 7 रिपोर्ट्स। ये ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा। फिर मैं उससे आगे बढ़ के एक बात कहता हूं, मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। इसलिए लगती है कि अनफॉर्चुनेटली उस डायरेक्टिव को, उस नीति निर्देशक सिद्धांत को कार्यान्वित करने के लिए हमें जो तैयारियां करनी थी वो करने की बजाय हमने उल्टी दशा में कदम उठाए। लोग रियलाइज नहीं करते शाहबानो केस को। शाहबानो केस ने लॉ जो अल्टीमेटली बना उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक से इंटरप्रेट कर दिया। वो बहुत नुकसानदेह नहीं है लॉ जो बना, चूंकि थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उसका एक बड़ा भारी नुकसान हुआ, और नुकसान यह हुआ, ध्यान करिए, लॉ वालों को तो मैं खास तौर से इनवाइट करता हूं कि उसको ध्यान करिए। शाहबानो जजमेंट डिलीवर किया गया था सिविल लॉ के तहत नहीं, पर्सनल लॉ के तहत नहीं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। और जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कोई जजमेंट दिया जाएगा और कहा जाएगा यह स्वीकार्य नहीं है, इसको पार्लियामेंट के जरिए बदलिए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप इस देश में 2 अपराध संहिताओं की बुनियाद रख रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड छोड़िए, हमने तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 2 हो उसकी बुनियाद रख दी। और हम कहें यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे भाई बिल्कुल उल्टी बात। वो जजमेंट सिविल लॉ में नहीं दिया गया था, वो जजमेंट पर्सनल लॉ में नहीं दिया गया था, वो जजमेंट तो सीआरपीसी के सेक्शन 125 में दिया गया था। और मैं फिर उसी को दोहराता हूं और उसके साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड को खत्म करके रिफॉर्म पे आता हूं।